हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिसाइड करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनकम टैक्स का। टाइप्स ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम और एग्रीकल्चर इनकम तीनों का कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन इनकम। सबसे पहले इनकम टैक्स में जो भी असेसी है उसकी इंडियन इनकम को कंप्यूट किया जाता है, उसके बाद जो आगे की इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इनकम को हम बहुत से नामों से जान सकते हैं, जिसमें से बहुत सा जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं इनमें इसका ज़्यादातर का मतलब तो एक ही है, लेकिन इनको डिफरेंट नाम से जानते हैं, उसका भी रीज़न है, वो हम अभी आगे आपको इन पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद बताते हैं। इनकम अर्न इन इंडिया, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो इनकम असेसी ने इंडिया में अर्न की है वो तो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, तो उसको तो इंक्लूड किया ही जाएगा। इनकम एक्रू और अराइजेज इन इंडिया, जो भी इनकम असेसी ने इंडिया में है एक्रू की है, मतलब जो भी अपनी उसने स्किल से कमाई है वो भी इंडिया में आपकी टैक्सेबल होगी। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम असेसी की इंडिया में या तो उसको मिलने वाली है या फिर अभी मिली नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो उसको इंडिया में ही मिलेगी, तो वो भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी। इनकम पेएबल इन इंडिया, इनकम में हैव बीन अर्नड इन अ फॉरेन कंट्री। इसका मतलब है जो भी इनकम असेसी ने अगर फॉरेन कंट्री में कमाई है लेकिन वो रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में, तो वो भी यहाँ टैक्सेबल होगी इंडियन इनकम में। इनकम अर्न इन इंडिया बट इट इज़ रिसीव्ड और पेएबल आउटसाइड इंडिया, जो इनकम असेसी ने इंडिया में कमाई है लेकिन अगर उसका पैसा उसको किसी फॉरेन कंट्री में मिल रहा है तो वो भी इंडियन इनकम में शामिल की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम में केवल दो तरह की इनकम आपकी शामिल की जाएंगी, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। जो असेसी ने इनकम आउटसाइड इंडिया ही अर्न की है और उसको आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हुई है, तो वो फॉरेन इनकम है, क्योंकि उसका इंडिया से कोई संबंध नहीं है। एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्नड और एक्रू और अराइजेज इन इंडिया, इसका मतलब है जो ना तो इंडिया में अर्न हुई है और ना ही वो एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, वो भी फॉरेन इनकम में शामिल की जाएगी असेसी की। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जो मेन इनकम टैक्स में आता है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, फिर भी इसकी कंप्यूटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी तीन मेन कंडीशंस हैं, वो तीन मेन कंडीशंस अभी आगे वाली स्लाइड्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि वो जानना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम इसका कंप्यूटेशन और उसके प्रोविजंस हैं उनको जानेंगे। अगर कोई भी असेसी है जिसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वहाँ एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूटेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो नॉर्मल इनकम होती है, वो अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ अगर, और एग्रीकल्चर इनकम भी 5000 से ज़्यादा है तो वहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम मीन्स रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। जो भी आपकी असेसी की एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी उसने एग्रीकल्चर पर्पज के यूज किया है, वहाँ से अगर उसको कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी इसमें शामिल की जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी असेसी ने क्रॉप आपने अपनी सेल की है, अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड से क्रॉप हुई है उसको सेल करके उसको इनकम प्राप्त हुई है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाएगी। रेंट फ्रॉम हाउस, अब हाउस मतलब यहाँ फार्म हाउस की बात हो रही है, उसको ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस भी बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ अटैच है असेसी का। अगर फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड के साथ अटैच नहीं है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाता, जब वो अटैच होगा जब ही एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाएगा। इनकम फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी मतलब अगर कोई अपने यहाँ प्लांट उगा लेता है एग्रीकल्चर इनकम में और उसको सेल करके अगर कोई इनकम कमाता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। अब जैसे बताया था सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके भी अलग से प्रोविज़न है कि अगर असेसी सेल करता है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो अगर वो सेल इन रो फॉर्म, मतलब जैसे ही फसल आई उसने उसमें कोई भी उसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया, जो रॉ फॉर्म में ही उसको सेल कर दिया, तो जो भी उसको इनकम मिलेगी सेल से वो टोटल एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाएगी, उसमें से कुछ भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में उसका हिस्सा शामिल नहीं किया जाएगा।
अगर असेसी ने उस जो रॉ फॉर्म में है उसको प्रोसेस कर दिया, मतलब उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया, उसको साफ़ किया या कुछ भी, मतलब उससे और कोई नेक्स्ट मटेरियल बनाया, अगर वो प्रोसेस कंपलसरी है सेल के लिए, मतलब अगर वो ऑप्शनल नहीं है कंपलसरी है, तो अगर जो उससे सेल हुई है वो टोटल एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाएगी। अगर वो ऑप्शनल है सेल के लिए तो उसका जो भी हिस्सा सेल नहीं हुआ है वो एग्रीकल्चर इनकम में, और जो सेल कर दिया है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में आएगी। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे ही अभी हमने बताया कि प्रोसेस जो ऑप्शनल फॉर सेल है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कि हम इसमें कैसे निकालेंगे कि क्या एग्रीकल्चर इनकम है और क्या हमारा बिजनेस एंड गेन्स का पार्ट है। तो उसके लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो फर्दर प्रोसेस किया है उसको लेंगे, और जो कॉस्ट आई है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की उसको, इन दोनों को लेस करके हमारा एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट हो जाएगी। ऐसे ही प्रॉफिट एंड गेन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अगर हमने सेल कर दिया, जो प्रोडक्ट सेल किया है उसमें से जो फेयर मार्केट वैल्यू है और एग्रीकल्चर की वो, और अगर जो उसकी कॉस्ट आई थी, जो हमने उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो कॉस्ट आई है, उन दोनों को सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड गेन्स हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो कि आपके एप्लीकेबल होते हैं टी एंड कॉफ़ी एंड रबर के केस में, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। वो रूल क्या क्या हैं, अगर कोई भी असेसी है जो एग्रीकल्चरल में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का काम कर रहा है, जो टी को ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका 60% पार्ट एग्रीकल्चर इनकम में आता है और 40% बिजनेस इनकम में जाता है। ऐसे ही अगर वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफ़ी कर रहा है जो कि केवल ग्रोन एंड क्योर्ड है, तो 75% और 25% का प्रोविज़न है। अगर ग्रोन क्योर्ड के साथ रोस्टेड और ग्राउंडेड भी कर रहा है तो 60 और 40 का प्रोविजन है। इसका मतलब 60% एग्रीकल्चरल है और 40% बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, अगर कोई असेसी है जो रबर को ग्रो एंड मैन्युफैक्चर का बिजनेस कर रहा है तो वहाँ 65% एग्रीकल्चर इनकम है और 35% बिजनेस इनकम है। ये प्रोविजंस बहुत ज़रूरी हैं, ये नेट के एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्शियल इंटीग्रेशन, जो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम को हम शामिल क्यों करते हैं, जबकि ऐसा बताया गया इनकम टैक्स में कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्जेम्प्ट तो होती है लेकिन इसको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में कंसीडर किया जाएगा अगर ये 3 कंडीशन असेसी ने फुलफिल की हैं। या तो असेसी इनमें से कोई है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, या अगर असेसी की एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन बेसिक एजम्पशन, जैसे जो आपकी नॉर्मल इनकम की टैक्सेबल लिमिट होती हैं 3 लाख वाली, 5 लाख वाली, अगर वहाँ से वो ज़्यादा है तो भी हम एग्रीकल्चर इनकम को इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब अब हम एग्रीकल्चर इनकम को कैसे शामिल करते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें बताया जाएगा आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमने कंप्यूट की, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम निकल के आई अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, दोनों का टोटल करेंगे, ए और बी को टोटल करेंगे तो सी आ गया। सी के बाद अब सी पर टैक्स पेबल हम कैलकुलेट करेंगे। सी पर टैक्स पेबल कैलकुलेट करने के बाद उसमें से बी को एक्सक्लूड कर देंगे, एग्रीगेशन ऑफ बी एंड बेसिक एजम्पशंस, फिर ई आ जाएगा। क्यों किया है, बी को एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम है उसको हमें एग्जेम्प्ट करना है। लेकिन अब आप पूछोगे फिर हमने इसको शामिल क्यों किया था, क्योंकि हमने उस पर टोटल टैक्स निकाला था इसलिए शामिल किया गया। उसके बाद टैक्स पेबल ऑन ई, जो आपकी बी को सेग्रीगेट करने के बाद ई आया, अब इस पर टैक्स निकालेंगे एफ। अब नेट टैक्स पेबल कैसे निकलेगा, डी में से एफ को माइनस करके, तो ये जी क्या है, नेट टैक्स पेबल निकल के आ गया। तो इस वीडियो में हमने बात की इनकम के टाइप्स की और एग्रीकल्चर इनकम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और नेट के कॉमर्स के पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।